नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। इतिहास के अंतर्गत हमने प्राचीन भारत के इतिहास को देखा अभी तक। आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास और इसके बाद आपका देखेंगे आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने लगभग 500 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको देख चुके हैं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम देखेंगे 500 क्वेश्चन लगभग जो 1 घंटे में कवर किया जाएगा। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास जो सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखेंगे और इसके लगभग 1000 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है। इसके साथ ही आपको पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी की वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी जो मैराथन क्लास के रूप में होगी। ठीक है, वो डल चुकी है इस वीडियो पे। आगे हम ज्योग्राफी की वीडियो देखेंगे यानी कि भूगोल की। चलिए शुरू करते हैं आपके मध्यकालीन इतिहास के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट देखते हैं तो अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो अरबों द्वारा, तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और कब किया जाता है? तो 712 ईस्वी में किया जाता है। और कहाँ पे अगर बात की जाए तो वो कहाँ पे? तो सिंध भी पर विजय प्राप्त की जाती है। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में और सिंध पर विजय प्राप्त की जाती है। जजिया कर का अगर प्रचलन की बात करें तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। और मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो ये अरबी था। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका महमूद गजनी हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य धन लूटना था। ठीक है, मोहम्मद बिन जो महमूद गजनी था, ये इसका उद्देश्य क्या था? तो धन लूटना था। इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार का भारत में नहीं था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा महमूद गजनी ने भारत पर पहला हमला कब किया? तो महमूद गजनी भारत पर टोटल 17 बार हमला करता है। और पहले हमले की बात अगर की दी जाए तो वो आपका हो जाएगा पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में की जाती है। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर यानी कि सौराष्ट्र को कब लूटा जाता है? तो महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया जाता है 1025 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में? तो भीम प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण अगर बात की जाए भारत पर तो किसके विरुद्ध होता है? तो 1027 ईस्वी में और जाटों के विरुद्ध होता है। पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 1000 ईस्वी में। और अंतिम आक्रमण कब होता है? 1027 ईस्वी में। टोटल आक्रमण कितना करता है महमूद गजनी भारत पर? तो टोटल 17 बार आक्रमण करता है। अगर सुल्तान की उपाधि धारण करने की बात करें तो वह प्रथम शासक कौन था जो सुल्तान की उपाधि धारण की? तो वह महमूद गजनी था। महमूद गजनी के दरबार में कौन थे? तो फिरदौसी जो कवि थे वो उत्बी थे इतिहासकार के रूप में। ये महमूद गजनी के दरबार में थे। अगला देखते हैं किताबुल यामनी तथा तारीख ए यामनी पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये किसके द्वारा की गई? उत्बी के द्वारा की गई। और उत्बी का संबंध किससे है? तो महमूद गजनी के शासन काल में। ठीक है, उनके दरबार में ये इतिहासकार के रूप में रहते थे। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? तो महमूद गजनी की मृत्यु होती है 1030 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। और एक शाहनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो फारसी भाषा में। और फिरदौसी जो हैं वो किसके दरबार में रहते थे? तो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। इसको भी आप ध्यान रखिए। अलुबर्नी आता है। अलुबर्नी जिसका अन्य नाम क्या था? तो अबू रेहान था। वो भारत में कब आया? तो ये किसके शासनकाल में भारत में आया? तो महमूद गजनी के साथ भारत में आया। और कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया। पुराणों का अध्ययन करने वाला अगर प्रथम मुसलमान की बात करें तो यही अलबर्नी था। और इसकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। ठीक है, अलबर्नी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद नाम है। और किसका अध्ययन किया? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला यह प्रथम मुसलमान था। किसके शासनकाल में भारत आया? तो 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के साथ भारत आया था। भारत पर मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक, भारत में अगर मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक देखा जाए वह कौन था? तो वो था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब करता है? तो भारत पर सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी द्वारा 1175 ईस्वी में मुल्तान पे आक्रमण किया जाता है। मोहम्मद गौरी का अगर भारत में पहला पराजय की बात करें तो 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। और इस युद्ध में किनके किनके मध्य लड़ा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा जाता है। जिसमें किसकी विजय होती है? तो पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। और मोहम्मद गौरी क्या होता है? तो ये इसकी हार होती है। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है? मोहम्मद गौरी जो है वो किसको हरा देता है? तो पृथ्वीराज चौहान को वह हरा देता है। नेक्स्ट अगर मोहम्मद गौरी द्वारा युद्ध देखा जाए तो वो चंदावर का युद्ध होता है। और 1194 में होता है चंदावर का युद्ध।
और इसमें क्या होता है, तो मोहम्मद गौरी द्वारा किसको हराया जाता है, तो गढ़वाल जो कन्नौज के राजा थे जयचंद, उनको हरा दिया जाता है। तो 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध और 1194 में चंदावर का युद्ध है, ये मोहम्मद गौरी के लिए महत्वपूर्ण युद्ध है। मोहम्मद गौरी की अगर हत्या की बात की जाए तो मोहम्मद गौरी की हत्या कब हो जाती है, तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में हो जाती है। और कहाँ पे, किसके द्वारा हो जाती है, तो खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने इसकी हत्या कर दी थी। दिल्ली सल्तनत का अगर संस्थापक की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये मोहम्मद गौरी का दास था, ठीक है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, दिल्ली सल्तनत की संस्थापना की जाती है, यानी कि स्थापना की जाती है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश कौन था, तो ये ऐबक का गुलाम था, ठीक है। और यही इल्तुतमिश था जो राजधानी को कहाँ से, लाहौर, जैसे दिल्ली सल्तनत का जो राजधानी था वो कहाँ था, तो लाहौर था, और उसको कौन लेके आया, तो यही इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली लेके आया। गुलाम, दास या मामूलक तीनों एक ही वंश है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1206 ईस्वी में होती है। और किसके द्वारा की जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की जाती है। अगला हमारा हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कौन थी, तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। और इस लाहौर से राजधानी को दिल्ली किसके द्वारा लाया गया था, तो इल्तुतमिश द्वारा लाया गया था। और इल्तुतमिश ही जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, यही इल्तुतमिश था। नेक्स्ट होगा, अगला हो जाएगा, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था, तो गुलामों का गुलाम कहा जाता था इल्तुतमिश को। किस आधार पे कहा जाता था, तो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कौन सा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, तो इसलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगला हो जाएगा हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया किसके द्वारा, तो कुतुब मीनार का अगर निर्माण कार्य की देखा जाए तो शुरुआत किसके द्वारा कराया गया था, तो इसको शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। और पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया था, तो कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार खिलजी था, उसकी याद में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा हो जाएगा, लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कौन, तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, क्योंकि ये लाखों का दान कर देता था, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। और कहाँ पे, अजमेर में करवाया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो ये आपका अजमेर में है। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया, तो मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता किसको प्रदान किया, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है, तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और कैसे होता है, तो चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। 1206 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का महान शासक था वो कौन था, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी, 1206 ईस्वी में। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर मकबरा की बात करें तो इसका मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा लाहौर में है। और इसने जो गुलाम वंश है उसका स्थापना जब किया था तो उसकी राजधानी को कहाँ बनाया था, तो लाहौर बनाया था। और इसका मकबरा भी कहाँ है, लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह, और इसने मात्र 8 महीने शासन किया था। और इसके बाद आराम शाह के बाद गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में कौन शासन भार संभालता है, तो वो आपका इल्तुतमिश संभालता है। और इल्तुतमिश द्वारा क्या शुरुआत की जाती है, तो इक्ता प्रथा की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, तुर्कान ए चहलगामी का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो इक्ता प्रथा प्लस तुर्कान ए चहलगामी का गठन भी इल्तुतमिश द्वारा किया जाता है। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था, तो शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला शासक इल्तुतमिश था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया गया था किसके द्वारा, तो ये भी आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, इसीलिए इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मंगोल शासक चंगेज खां, ठीक है, जिसका नाम अन्य नाम क्या था, तो तेमचिन था। ये कहाँ का था, तो मंगोलिया का था। इसका क्या नाम है, तो मंगोल शासक चंगेज खां, जिसका अन्य नाम तेमुचिन था, वह भारत पर आक्रमण किया किसके शासनकाल में, तो यही इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अगला हमारा हो जाएगा, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया किसको, तो मालिक जानी को
एवाज के स्थान पर बिहार में प्रथम सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। किसको? मालिक जानी को। भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो वो थी इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। और कब शासन के रूप बागडोरिया संभालती है? तो 1236 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, रजिया का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रजिया का विवाह अल्तुनिया के साथ हुआ था। रजिया की हत्या होती है कब? तो 1236 ईस्वी में शासन भार संभालती है और 1240 ईस्वी में कैथल में डाकुओं द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। बलबन आ जाता है नेक्स्ट आपका, बलबन। तो बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का अगर वास्तविक नाम की बात करें तो इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नेक्स्ट हो जाएगा, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके से किया था? तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद से किया था। हुआ था क्या? 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है और बलबन ने 1249 ईस्वी में अपनी बेटी की शादी इससे कर देते हैं। 46 से 66 तक दिल्ली सल्तनत का शासक कौन रहता है? तो यही नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है यह टोपी सीकर अपना जीवन यापन करने वाला सुल्तान था। ठीक है, कौन? नसरुद्दीन महमूद था। अगला हो जाएगा, बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान किया था किसने? तो देखिए, नसरुद्दीन महमूद जो था ये बलबन का दामाद था और ये अपने शासनकाल में अपने यानी कि पत्नी के जो पिता थे यानी कि बलबन थे, बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला कौन शासक था? तो ये आपका बलबन हो जाएगा। फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करने वाला शासक कौन था? ये भी आपका बलबन हो जाएगा। दीवाने अर्ज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बलबन द्वारा की गई। सिजदा और पैबोस की प्रथा लागू किया था। किसने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा लागू किया? तो बलबन। सिजदा और पैबोस क्या है? सिजदा का मतलब शासक के सामने झुकना, ठीक है, और पैबोस का मतलब हो जाता है कि शासक के सामने ऐसे लेट जाना और उसके पैर को चूमना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अमीर खुसरो दरबारी कवि थे किसके शासनकाल में? तो बलबन का दरबारी कवि थे। भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता था? तो अमीर खुसरो को भारत के तोता के नाम से जाना जाता था। सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली के जनक किसे माना जाता है? तो ये आपका अमीर खुसरो हो जाएगा। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादन बलबन द्वारा किया जाता है। अगला हो जाएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश की स्थापना कब होती है? तो खिलजी वंश देखिए 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन था, जिसे मामूलक वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता था। 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी का शासनकाल किसका होता है? तो खिलजी वंश का होता है। और खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा की जाती है। कब की जाती है? तो 1290 ईस्वी में। राजधानी क्या थी इसकी? तो राजधानी किलो खरी थी इसकी। ठीक है। दक्षिण भारत पर अगर कहें प्रथम आक्रमण हुआ तो किसके शासनकाल में होता है? तो खिलजी वंश का संस्थापक जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसके द्वारा दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी की हत्या किसके द्वारा की जाती है? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो ये जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी था उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अपने चाचा की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी कब? 1296 ईस्वी में, ठीक है, दिल्ली का शासक बनता है। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम अली या गुरस्याप था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मालिक काफूर था। और मालिक काफूर कौन था? तो यह एक थर्ड जेंडर यानी कि हिजड़ा जिसको बोलते हैं वो था। हजार दिनारी किसे कहा जाता है? तो हजार दिनारी मालिक काफूर को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, सिकंदर ए सानी अथवा द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल क्या होता है? तो 1296 ईस्वी से 1317 ईस्वी का शासनकाल जो होता है वो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान? तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा और क्या किया जाता है? तो घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ किसके द्वारा किया जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी कि दीवाने रियासत किसने लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, गुप्तचर विभाग को संगठित किसके द्वारा किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाई दरवाजा और हौज ए खास का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। इक्ता प्रथा जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? इक्ता प्रथा जो इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था उसको किसके द्वारा समाप्त कर दिया जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा समाप्त कर दिया जाता है।
नेक्स्ट हो जाएगा रानी पद्मती। रानी पद्मिनी जिनका नाम पद्मावती था, वह कहाँ की थी? तो चित्तौड़गढ़ की रानी थी। और राजा कौन थे? तो राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत यानी महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना की जाती है। और कब किया जाता है? तो 1540 ईस्वी में किया जाता है। अगला देखते हैं तुगलक वंश की स्थापना। ठीक है, तुगलक वंश की शुरुआत होती है, कब होती है? तो अभी तक आपने देखा 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी का शासनकाल जो था वो कौन था? तो गुलाम वंश का था। उसके बाद 1290 से 1320 का शासनकाल था, वो खिलजी वंश का था। 1320 ईस्वी का शासनकाल से लेके 1398 ईस्वी का शासनकाल, ये कौन सा हो जाएगा? तो 1320 ईस्वी में किसकी स्थापना होती है? तो तुगलक वंश की। और किसके द्वारा? तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। इसका अन्य नाम क्या था? तो गाजी मलिक था। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना कब की जाती है? तो 1320 ईस्वी में की जाती है। और कहाँ कब तक चलता है? तो 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक चलता है। सिंचाई के लिए अगर नहरों की बात की जाए तो सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला शासक कौन था? तो यही गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा तुगलकनामा। तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो वो हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो अमीर खुसरो के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जो था वो जूना खां के नाम से जाना जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन इतिहास में सबसे समझदार और शिक्षित शासक था। नेक्स्ट देखते हैं सन की पागल या सुल्तान। सन की पागल सुल्तान के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की अगर बात किए तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। कृषि विभाग के लिए दीवाने अमीर एक कोही विभाग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की जाती है। इसने क्या किया था? तो इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, यानी कि देवगिरी ले गया था। और सफल नहीं हुआ तो देवगिरी से फिर से दिल्ली ले आया। तो कौन लेके आया था? तो वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। इसीलिए इसे पागल शासक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का था? तो ये मोरक्को का यात्री था। और ये भारत कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और कब आया था? तो 1333 ईस्वी में भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो किसमें लिखा है? तो किताबुल रेहला ग्रंथ में लिखा है। और यह किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई। तो विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में होती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर और बहमनी राज्य, ठीक है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो फिरोज तुगलक बनता है। और ये कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया फिरोज तुगलक द्वारा। दीवाने खैरात की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मोहम्मद बिन यानी कि फिरोज तुगलक द्वारा की गई, दीवाने खैराज। और दीवाने बंदगान यानी कि दास विभाग की भी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम सिंचाई कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो वो भी आपका फिरोज तुगलक हो जाएगा। ये है नीचे सिंचाई कर जिसे हक ए सर्व, ठीक है, याद रखिएगा, हक ए सर्व पूछ लेगा आपको, हक ए सर्व का संबंध किससे है? तो ये क्या है? तो सिंचाई कर है। और इसको लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा। दार उल सफा क्या है? तो एक खैराती अस्पताल की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं जौनपुर नगर को किसने बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था जौनपुर नगर को। और किसकी याद में बसाया गया था? तो ये जौना खां की याद में बसाया गया था। और जौना खां कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का अन्य नाम जौना खां था। भारत का सिराज के नाम से कौन कहलाता है? भारत के सिराज के नाम से। तो जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। और इसी के शासनकाल में यानी कि 1398 ईस्वी में भारत पर मंगोल शासक तैमूर का आक्रमण भारत पर होता है। ठीक है, और तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। अगला हमारा हो जाएगा सैयद वंश। और सैयद वंश की स्थापना कब होती है? तो 1414 ईस्वी में। और किसके द्वारा की जाती है? तो खिज्र खां द्वारा की जाती है। सैयद वंश के अगर अंतिम शासक की बात करें तो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आलम शाह था।
अगला हमारा हो जाएगा लोधी वंश। और लोधी वंश की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? तो लोधी वंश की स्थापना होती है 1456 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक लोधी वंश चलता है। और इसकी स्थापना कब होती है, किसके द्वारा? तो बहलोल लोधी द्वारा किया जाता है। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो वो आपका बहलोल लोधी था। और यही बहलोल लोधी था जो अपने सैनिकों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। नेक्स्ट देखते हैं, बहलोल लोधी का मकबरा को बनवाया गया था किसके द्वारा? तो बहलोल लोधी के मकबरा को सिकंदर लोधी द्वारा बनवाया गया था। और सिकंदर लोधी कौन था? तो ये बहलोल लोधी का पुत्र था। कबीर समकालीन थे। कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1504 ईस्वी में की जाती है। अनाज से कर समाप्त किया गया, ठीक है। अनाज से कर समाप्त किया गया किसके द्वारा? तो सिकंदर लोधी द्वारा अनाज पे जो कर था उसको समाप्त कर दिया गया। अगला हो जाएगा, दो गुम्बदों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। किसके मकबरे में दो गुम्बदों का प्रयोग किया गया है? तो वो आपका हो जाएगा सिकंदर लोधी के मकबरे में। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी था। और ये कौन था? तो सिकंदर लोधी का पुत्र था। और ये कब हार जाता है? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें क्या होता है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तो इसमें बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी को हरा दिया जाता है। और ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसकी अगर मृत्यु देखा जाए तो कहाँ हो गया? तो युद्ध के मैदान में हो गया था। युद्ध भूमि पे मरने वाला वह सुल्तान कौन था? पहला सुल्तान अगर बात करें तो इब्राहिम लोधी था। और कब मरा था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। विजयनगर की स्थापना की बात करें तो विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। दो भाई थे ये, और इनके द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे हम, विजयनगर की प्रथम राजधानी कौन थी? तो विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। और दूसरी राजधानी की बात करें तो दूसरी राजधानी पेनुकोंडा था। हम्पी अवशेष है, तो हम्पी किसकी अवशेष है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विरूपाक्ष मंदिर है, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। तालीकोटा का युद्ध होता है और ये किस लिए फेमस है? तो ये विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है, एकदम विजयनगर साम्राज्य को समाप्त करने के लिए फेमस है। और कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। और ये विजयनगर के लिए बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? तो विजयनगर इसी में पराजित हुआ था और विजयनगर वंश का समाप्त हो गया था। कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध, ठीक है। इसे अन्य नाम से क्या जाना था? तो बन्नी हट्टी युद्ध, तालीकोटा युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला हमारा हो जाएगा संगम वंश, ठीक है। विजयनगर में जो हरिहर और बुक्का द्वारा जिस वंश की स्थापना की गई थी उस वंश का नाम क्या था? तो वो संगम वंश का नाम था उसका। निकोलो कोंटी, ठीक है, एक यात्री है, इटली का यात्री है। निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया था। और किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। याद कैसे होगा? तो निकोलो देव, निकोलो दो, निकोलो और देवराय प्रथम, निकोलो देव, ठीक है। जैसे सूर्य से कहते हैं सभी लोग, सूर्य क्या होता है ठंडियों में जल्दी नहीं निकलता है तो कहते हैं निकोलो देव। तो वो हो जाएगा निकोलो कोंटी। और किसके शासनकाल में आया? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। कई बार पूछा हुआ है, कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए बताया। संगम वंश का अगर सबसे प्रतापी राजा की बात की जाए तो कौन था? तो देवराय द्वितीय था। संगम वंश का अंतिम शासक की बात करें तो वो था विरूपाक्ष द्वितीय। अगला हमारा हो जाएगा फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक, ठीक है। ये विजयनगर आया था और किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तुलुप वंश का महान शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय जो थे वो तुलुप वंश के महान शासक थे। और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। और अष्टदिग्गज कौन थे? तो तेलुगु के 8 जो विद्वान थे उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। ये किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तेनाली राम कहाँ रहते थे? तो तेनाली राम भी कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। आंध्र भोज कहा जाता था किसको? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। विट्ठल स्वामी मंदिर जो हम्पी यानी कि कर्नाटक में स्थित है, तथा हजारा मंदिर विजयनगर साम्राज्य को जिसने बनवाया, ठीक है, हजारा मंदिर को बनवाया किसने? तो कृष्णदेव राय द्वारा। किस कौन कौन सी मंदिर का निर्माण किया गया? तो विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी यानी कि कर्नाटक में स्थित है। और एक हजारा मंदिर जो विजयनगर में स्थित है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में की गई।
पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा किसके शासनकाल में आया? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। ठीक है। बाबर द्वारा भारत में सबसे महान शासक के रूप में किसे घोषित किया गया था? अब उसने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में लिखा था कि भारत का सबसे महान शासक कौन था, तो यही कृष्णदेव राय के बारे में बोला था वो। ठीक है। और इसके शासनकाल में कौन कौन आए? तो डोमिंगो पायस और बारबोसा। बाबर द्वारा बोला गया तो बारबोसा भी किसके शासनकाल में आया? कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया। और याद करेंगे कृष्ण देव राय तो कृष्ण की क्या होंगे? कृष्ण बहुत बलवान थे, तो बलवान मतलब बॉडी शब्द याद करेंगे। ठीक है। बॉडी मतलब बारबोसा और डी मतलब डोमिंगो पायस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। तो गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। और इसमें क्या हुआ था? कृष्णदेव राय तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा और उसमें पराजित हुआ। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं गोलकुंडा जो है कहाँ पे है? तो हैदराबाद और तेलंगाना का जो क्षेत्र है वो गोलकुंडा का क्षेत्र था। तो गोलकुंडा किला को किसने बनवाया था? तो काकतीय राजवंश ने कब बनवाया? तो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था गोलकुंडा के किला को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया? तो हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसके द्वारा बनवाया गया? तो कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया। और कब बनवाया गया? तो 1591 ईस्वी में बनवाया गया। गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? तो गोलकुंडा की संधि 1663 ईस्वी में हुई थी। पुर्तगाली नूनिज जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अच्युत राय के शासनकाल में आया था। तुलुप वंश की अगर अंतिम शासक की बात करें तो वो कौन था? तो वो था सदाशिव राय। बहमनी साम्राज्य की स्थापना देखते हैं। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो 1347 ईस्वी में होती है। और किसके द्वारा? तो हसन गंगू के द्वारा। ठीक है। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसका हसन गंगू का अन्य नाम था। और किसके शासनकाल में होती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होती है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। बहमनी साम्राज्य की अगर राजधानी की बात करें तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो थी वो गुलबर्गा थी। बहमनी वंश का अगर अंतिम शासक कौन था? तो कलीमुल्लाह जो था ये बहमनी वंश का अंतिम शासक था। कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? कश्मीर के अकबर के नाम से तो जैनुल अबादीन को कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला होगा राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद करवाया गया था किसके द्वारा? तो जैनुल अबादीन द्वारा कराया गया था। और इसे ही क्या कहा जाता है? तो इसे कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य थे। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य हो जाएंगे। विशिष्टाद्वैतवाद की बात करें अगर तो इसके संस्थापक कौन थे? तो वो आपका निम्बार्काचार्य हो जाएंगे। और शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य। ठीक है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। और इसकी कब की गई थी मुगल वंश की स्थापना? तो 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। किसके किसके मध्य? तो इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें बाबर विजय होता है और मुगल वंश की स्थापना होती है। मुगल शासकों का अगर क्रम देखा जाए तो सर्वप्रथम बाबर थे। बाबर का पुत्र हुमायूं था। हुमायूं का पुत्र अकबर था। अकबर के बाद सर्वप्रथम जहांगीर और शाहजहां में आपको कंफ्यूजन होगा, तो जहां शब्द आप याद रखिए, जहां जहां पे आए वो पहले होगा। तो जहांगीर पहले हो जाएगा, उसके बाद शाहजहां हो जाएगा, उसके बाद औरंगजेब हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? बहादुर शाह हो जाएगा। तो ये आपका मुगल शासकों को याद करने का क्रम था। अगला देखते हैं हम, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? तो फरगाना में हुआ था। बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर का पूरा नाम की अगर बात करें तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर की मृत्यु कब होती है? तो 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है और 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर इसकी कब्र की बात करें बाबर के, तो बाबर की कब्र कहाँ स्थित है? तो काबुल में स्थित है। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। अगला हो जाएगा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो दौलत खां और इब्राहिम खान लोदी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है, आमंत्रण दिया था। ये कौन थे? तो इब्राहिम लोदी के चाचा और भतीजे थे ये। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है कब? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इसमें क्या होता है? तो बाबर इसमें, ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या होता है? तो बाबर ने किसको पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। और जीत का कारण क्या था? तो तोपखाना या सैन्य कुशलता जो थी। ठीक है। आपसे पूछता है, बाबर द्वारा तोप का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया? बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था किस युद्ध में? तो वो आपका हो जाएगा बजौरा व भेरा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
खानवा का युद्ध होता है, कब होता है तो 1527 में। पानीपत का युद्ध कब होता है 1526 ईस्वी में, और 1527 ईस्वी में होता है जो वो खानवा का युद्ध होता है। और किसके किसके मध्य लड़ा जाता है तो बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें राणा सांगा पराजित होते हैं। और कब तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को। बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी, तो किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की तो खानवा के युद्ध में महाराणा राणा सांगा को पराजित करने के बाद बाबर द्वारा गाजी की उपाधि धारण की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध होता है, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, और 1528 में किसका युद्ध होता है तो चंदेरी का युद्ध होता है। और बाबर ने किसको पराजित करते हैं तो मेदिनी राय को पराजित करते हैं। बाबर द्वारा कौन पराजित होता है तो मेदिनी राय पराजित होता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, ठीक है, बाबरनामा की जो रचना की वो किस भाषा में की है तो तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की गई है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया गया था किसके द्वारा तो अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किए गए थे। और अब्दुल रहीम खान खाना किसके दरबार में रहते थे तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। अगला हो जाएगा, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था तो ये बाबर का एक सेना नायक था मीर बाकी, और इसके द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। बाबर का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था तो बाबर का उत्तराधिकारी जो था वो हुमायूं था। और ये कब शासनकाल में बैठता है तो 1530 ईस्वी में ये शासनकाल में बैठता है। हुमायूं का पूरा नाम की अगर बात करें तो हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। बाबर हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था तो हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था। और कब शादी किया था तो 1539-40 ईस्वी में इसने शादी किया था। हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की जाती है तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम द्वारा की जाती है। और गुलबदन बेगम कौन थी तो ये हुमायूं की बहन थी, यानी कि बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम थी कौन तो बाबर की पुत्री थी। ज्योतिष में विश्वास रखता था कौन तो ज्योतिष में हुमायूं विश्वास रखता था। और सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के ये कपड़े पहनता था। दीन पनाह नामक नगर किसने बसाया तो दीन पनाह नामक नगर हुमायूं द्वारा बसाया गया। और कब तो 1533 ईस्वी में बसाया गया था। और इसी दीन पनाह की सीढ़ियों में, ठीक है, इसी दीन पनाह नामक नगर के सीढ़ियों में गिरने से इसकी मृत्यु भी हो गई थी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए गए थे किसके द्वारा हुमायूं द्वारा बनाया गया था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी तो दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। और इसकी स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी तो हुमायूं द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ है तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और हुमायूं के मकबरे का निर्माण कब किया गया तो 1565 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया तो हाजी बेगम ने करवाया हुमायूं के मकबरे का निर्माण। और कारीगर जो थे वो कौन थे तो मीरक मिर्जा ग्यास जो थे वो उसके कारीगर थे हुमायूं के मकबरे के। चौसा का युद्ध लड़ा जाता है किसके द्वारा तो हुमायूं द्वारा लड़ा जाता है। और किससे तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है 1539 ईस्वी में। इसमें हुमायूं की क्या होती है हार हो जाती है। शेरशाह जो था शेरशाह सूरी उसके बचपन का नाम क्या था तो उसके बचपन का नाम फरीद खां था। हुआ था क्या, यह एक बिहार के सूबेदार थे, ठीक है, बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी द्वारा इनको शेर खां की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी क्योंकि एक तलवार से एक ही बार में एक शेर का इसने गर्दन अलग कर दिया था। और किसके द्वारा की गई तो बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी द्वारा इसे फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की गई। डाक व्यवस्था का अगर प्रचलन करने किसके द्वारा किया गया तो शेरशाह सूरी द्वारा डाक प्रथा का प्रचलन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हो जाएगा हमारा, अपने नाम से खुतबा यानी कि प्रशंसा भाषण पढ़वाया था किसने पढ़वाया था तो शेरशाह सूरी ने पढ़वाया था। और कब पढ़वाया था तो चौसा के युद्ध के बाद। होता क्या है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। कब होता है तो 17 मई 1540 ईस्वी में होता है। और इसमें क्या होता है तो शेर शाह ने किसको पराजित किया हुमायूं को पराजित किया। इसके बाद हुमायूं क्या करता है निर्वासित जीवन व्यतीत करना शुरू कर देता है। और 1540 ईस्वी में ही इसकी क्या होती है हमीदा बानो बेगम से शादी होती है। और जिसके बाद 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है, ठीक है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई तो शेरशाह सूरी द्वारा करवाई गई थी। शेरशाह के काल में भू राजस्व की दर क्या थी तो कुल उपज का जो था 1/3% वो भू राजस्व की दर के रूप में लिया जाता था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी तो शेरशाह की सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में तोप गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में, ठीक है। कालिंजर युद्ध में हुआ था, कालिंजर युद्ध के समय। और कब हुआ था तो तोप गोला इसके आके एक लड़ गया था दीवार से टकरा के, इससे आके लड़ गया था, उससे 1545 में इसकी मृत्यु हो गई थी। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये का सिक्का ढलवाया गया था किसके द्वारा तो शेरशाह सूरी द्वारा ढलवाया गया था। मलिक मोहम्मद जायसी
जिसकी रचना जो है बारहमासा है, वो किसके समकालीन थे? तो ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वप्नवासो दत्ता किसकी रचना है? स्वप्नवासो दत्ता किसकी रचना है? तो महाकवि भास है, उनकी रचना है स्वप्नवासो दत्ता। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। और ये किसमें स्थित है? तो एक झील के मध्य स्थित है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका अकबर यानी कि जलालुद्दीन। ठीक है, अकबर का अन्य नाम क्या था? तो जलालुद्दीन था। तो इसका जन्म कब होता है? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में होता है। कहाँ पे वर्तमान में कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। अकबर की माँ का नाम अगर बात की जाए तो अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानू बेगम था। ठीक है, ये कौन थी? हमीदा बानू बेगम। तो ये हुमायूं की पत्नी थी। अकबर का राजाभिषेक कब होता है? तो 1556 ईस्वी में राजाभिषेक होता है। और कहाँ पे? तो कलानौर में बैरम खां के द्वारा इसका राजाभिषेक किया जाता है। और बैरम खां कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो राजस्व मंत्री टोडरमल था। और इसी के द्वारा क्या लाया गया था? तो 1593 ईस्वी में टोडरमल बंदोबस्त जो व्यवस्था थी वो किसके द्वारा लाया गया था? तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था, इसके द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, कब होता है? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में होता है। और अकबर ने किसको पराजित किया इसमें? तो हेमू को पराजित किया। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो बैरम खां के नेतृत्व में किया गया था। और ये कौन था? तो ये अकबर का संरक्षक था। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया था, किसको दिया था? तो बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दिया था अकबर द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर ने जरी कलम तथा सीरी कलम नाम की उपाधि किसे दी थी? तो जरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी गई थी। और सीरी कलम की उपाधि दी गई थी अब्दुल समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण कौन रखता था? तो वो अकबर था। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की तो 1562 ईस्वी में मालवा विजय से अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की थी। होता क्या है, 1556 से 1562 ईस्वी तक अकबर क्या होता है? अकबर हरम दल के अधीन रहता है। और 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी में होता क्या है? बैरम खां इसका संरक्षक के रूप में रहता है। बाज बहादुर कौन था? तो बाज बहादुर मालवा का जो अंतिम सुल्तान था वो बाज बहादुर था। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय कब पाई गई? तो वो आपका 1567 ईस्वी हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है कब? तो 18 जून 1576 ईस्वी में। और किसके किसके मध्य? तो अकबर ने किसको हराया था इसमें? तो महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेनापति कौन था? तो अकबर का सेनापति मान सिंह था। और महाराणा प्रताप का सेनापति जो था वो हकीम खां था। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया गया था किसके द्वारा? तो 1572 ईस्वी में अकबर द्वारा बनवाया गया था। और किस उपलक्ष्य में? तो 1571 में गुजरात विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो वो आपका राल्फ फिंच था। और कब आया था? तो 1588 ईस्वी में हेक्टर जहाज से आया था। मनसबदारी प्रथा को लागू किया गया था किसके द्वारा? तो अकबर द्वारा लागू किया गया था। इबादत खाना स्थापित किया गया था अकबर द्वारा। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया? तो वो आपका अकबर हो जाएगा। अकबर का राज कवि कौन था? तो ये आपका अब्दुल फजल का जो भाई फैजी था वो अकबर का राज कवि के पद पे था। नेक्स्ट देखते हैं आपका आईने अकबरी के रचयिता कौन है, यानी कि आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? तो वो आपका हो जाएगा अबुल फजल। तुलसीदास समकालीन थे, तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। मीराबाई समकालीन थी किसके? तो मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी, अर्थात मीराबाई अकबर के समकालीन थी। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी में मेड़ता यानी कि राजस्थान के कुदगी ग्राम में हुआ था। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के जो गुरु थे वो रैदास और संत रविदास जो है ये मीराबाई के गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, पंचमहल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये आपका अकबर हो जाएगा। नवरत्न यानी कि विद्वान जो कवि थे, ठीक है, वो किसके दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो अकबर के दरबार में रहते थे। अगला हो जाएगा दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था। तो कब शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब की गई थी? तो 1582 ईस्वी में किसके द्वारा? अकबर द्वारा शुरू की गई थी। दीन ए इलाही धर्म के पुरोहित कौन थे? तो दीन ए इलाही धर्म के जो प्रधान पुरोहित थे वो अबुल फजल थे। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अबुल फजल द्वारा अकबरनामा की रचना की जाती है।
नेक्स्ट देखते हैं, अबुल फजल की हत्या की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो वो वीर सिंह बुंदेला द्वारा अब्दुल फजल की हत्या कर दी जाती है। और अब्दुल फजल कौन था? तो ये अकबर के दरबार में नवरत्न कवियों में से एक था। नेक्स्ट देखेंगे, शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? तो शेख सलीम चिश्ती जो अकबर के समकालीन थे। अकबर की मृत्यु कब होती है? तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में। और किस रोग से होती है? तो अतिसार रोग इनको हो जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद यानी कि आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा बनवाया गया था किसके द्वारा? तो अकबर का मकबरा अकबर के पुत्र जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, तानसेन जिसका मूल नाम रामतनु पांडे था, ठीक है, वो प्रसिद्ध संगीतकार थे। वो किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में स्थित है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो वो मोहम्मद गौस हो जाएगा। फैजी अथवा बीरबल कौन थे? तो फैजी जो था वो कौन था? तो अकबर के दरबार में रहते थे दोनों। और फैजी जो था ये अकबर का राज कवि था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। और इसके साथ तानसेन के बचपन का नाम आपने क्या देखा? तो उनका रामतनु पांडे था। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में और तीर्थ यात्रा को समाप्त किया गया कब? 1563 ईस्वी में। किसके द्वारा किया जाता है? तो दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा होता है। और अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर है उसको 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया जाता है। जजिया कर को समाप्त किया किसके द्वारा? तो जजिया कर 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है और मजहर की घोषणा की जाती है। जहांगीर यानी कि अकबर का पुत्र का जन्म कब हुआ था? तो 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम जो था वो सलीम था। और किसके नाम पे रखा गया था ये? तो सलीम चिश्ती के नाम पे जहांगीर के बचपन का नाम सलीम रखा गया था। सलीम के शिक्षक कौन थे? तो वो अब्दुल रहीम खान खाना थे। और इनके द्वारा किसकी रचना की गई? तो अकबरनामा की रचना की गई थी अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा। और ये कौन थे? तो ये सलीम यानी कि जहांगीर के शिक्षक थे। जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो वो थी नूरजहां, जिनका अन्य नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा इनका अन्य नाम था। नूरजहां का प्रथम विवाह किससे हुआ था? तो नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। और नूरजहां के पिता का क्या नाम था? तो नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा गियास बेग था। और मिर्जा गियास बेग का जो मकबरा है यही किससे दौरत है? तो जड़ाऊ काम इस पे, ठीक है, जड़ाऊ काम इसी पे हुआ है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किसके द्वारा की गई? तो अस्मत बेगम द्वारा की गई थी। और अस्मत बेगम कौन थी? तो ये नूरजहां की मां थी। न्याय की जंजीर स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो न्याय की जंजीर स्थापित किया गया था जहांगीर द्वारा। चित्तौड़ की संधि होती है और किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। कब? तो 1615 ईस्वी में होती है। अगला हो जाएगा, दुअस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो ये आपका जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शाहदरा यानी कि लाहौर में स्थित है जहांगीर का मकबरा। जहांगीर के मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जहांगीर का मकबरा अकबर जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा बनवाया गया था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? तो वो जहांगीर हो जाएगा। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। उस्ताद मंसूर और अबू हसन, ठीक है, चित्रकार थे। ये किसके दरबार में रहते थे? तो जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था जहांगीर के समय को, ठीक है। जहांगीर के समय को क्या कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। और अकबर के समय को क्या कहा जाता था? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था अकबर के टाइम पर। पक्षियों का सबसे बड़ा अगर चित्रकार देखा जाए तो वो कौन था? तो वो उस्ताद मंसूर था। ये किसके दरबार में रहता था? तो जहांगीर के दरबार में रहता था। मुगल यानी कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था विलियम हॉकिंस। आपसे पूछा जाएगा विलियम हॉकिंस भारत कब आया? तो कब आया? 1608 ईस्वी में। और ये किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर, याद रखिएगा। जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी किसको? तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। थॉमस रो जो था वो भारत आया था कब? 1615 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था कब? तो 1615 ईस्वी में भारत आया था वो। और 1616 ईस्वी में ये जहांगीर के दरबार में आया। नेक्स्ट देखेंगे, जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था? तो जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां था। शाहजहां जिसका बचपन का नाम खुर्रम था, का जन्म कहाँ हुआ था? तो जिसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी में। कहाँ पे? लाहौर में हुआ था।
शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? तो शाहजहां की पत्नी का नाम जगत गोसाई था और इनका मुमताज महल जो है, ठीक है, मुमताज महल असली नाम इनका क्या था? आरजूमंद बानो बेगम था। ये कौन थी? तो ये शाहजहां की पत्नी थी। शाहजहां की पत्नी कौन थी? जगत गोसाई। मुमताज महल जिनका असली नाम क्या था? आरजूमंद बानो बेगम। नेक्स्ट देखेंगे, आना का सिक्का चलाया गया था किसके द्वारा? तो शाहजहां द्वारा आना सिक्का का प्रचलन किया गया था। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करा गया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा करा गया। और स्थापत्य काल का जो स्वर्ण युग होता है वो किसके शासनकाल को माना जाता है? तो वो आपका शाहजहां के शासनकाल में। मयूर सिंहासन एक था, उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो शाहजहां द्वारा कराया गया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा? शाहजहां। लाल किला का निर्माण किसके द्वारा? तो शाहजहां हो जाएगा। तो ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ताजमहल शाहजहां द्वारा। और किसकी याद में? तो मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पे बनवाया गया था। ताजमहल का निर्माण हुआ था कब? तो 1632 ईस्वी से 1652 ईस्वी के बीच हुआ था। लगभग कितना टाइम लगा था? तो लगभग 20 साल का टाइम पीरियड इसमें लगा था। नेक्स्ट देखते हैं, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो वो उस्ताद ईसा खां द्वारा तैयार किया गया था। ये कहाँ का था? तो ये पर्सिया का था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो सिर्र ए अकबर, जिसका क्या नाम होता है? महान रहस्य के नाम से करवाया गया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो दारा द्वारा। ठीक है, दारा सिकोह द्वारा। और दारा सिकोह कौन था? तो ये शाहजहां का पुत्र था। नेक्स्ट देखते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को हो जाएगा? तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो वो आपका जहांगीर हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो वो आपका अकबर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया? देखिए, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद और एक मयूर सिंहासन, इन सबका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका निर्माण करवाया गया शाहजहां। और इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो किसके द्वारा? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद जो है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो आपका औरंगजेब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो जहान आरा द्वारा करवाया गया था। ये कौन थी? तो ये जहान आरा जो थी ये औरंगजेब की बहन थी और शाहजहां की पुत्री थी। नेक्स्ट देखते हैं, मयूर सिंहासन पे, मयूर सिंहासन को बनाने वाला जो मुख्य कलाकार था वो कौन था? तो वो बेबादल था। और बनवाया किसके द्वारा गया था? तो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, बेबादल मयूर सिंहासन याद करने का ट्रिक। ठीक है, जब मयूर नाचते हैं तो बारिश होता है, तो वो आपका बादल से बारिश हो जाएगा और मयूर सिंहासन हो जाएगा। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा, ठीक है, शाहजहां को उपहार में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो मीर जुमला द्वारा दिया गया था। मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है, तो उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह जो था वो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह का अन्य नाम जो था वो रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के पुत्र में अगर देखें तो औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी को। कहाँ पे? तो उज्जैन के दोहद में हुआ था औरंगजेब का जन्म। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इस चीज को आप याद रखिए, जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता था? तो वो आपका औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब ने द्वारा बीजापुर विजय कब की गई? तो बीजापुर विजय 1686 ईस्वी में की जाती है। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा, औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? तो औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो कौन सा था? तो देखिए, औरंगजेब था और इसका शासन कितना बार वो राज्याभिषेक होता है? तो 2 बार। पहला कब होता है? 1658 ईस्वी में और दूसरा होता है 1659 ईस्वी में। बीबी का मकबरा बनवाया गया था किसके द्वारा? तो औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था बीबी का मकबरा। और इसकी पहली पत्नी जो थी किसके याद में? तो रबिया उद दौरानी के मकबरे के याद में। और बीबी के मकबरे को ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका द्वितीय ताजमहल। द्वितीय ताजमहल कौन कहलाता है? तो ये आपका बीबी का मकबरा हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसको आप याद रखिए।
औरंगजेब के जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसके जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लामी, ठीक है, दारुल इस्लामी यानी कि। नेक्स्ट हो जाएगा, नवरोज त्यौहार मनाने पर किसने रोक लगा दी? तो नवरोज त्यौहार मनाने पे औरंगजेब द्वारा रोक लगा दी गई। और नवरोज त्यौहार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपके बलबन द्वारा शुरू किया गया था। और बलबन कौन था? तो ये गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का अन्य नाम क्या था? तो गुलाम वंश का अन्य नाम मामूलक वंश भी था। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा मामूलक वंश का? तो दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश और मामूलक वंश लगभग तीनों एक ही है ना। नेक्स्ट हो जाएगा, जजिया कर को पुनः किसके द्वारा लगाया गया? तो जजिया कर को पुनः औरंगजेब द्वारा लगाया गया। इसके पूर्व जजिया कर को किसके द्वारा लगाया गया था? तो जजिया कर को लगाया गया था फिरोज तुगलक द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संत रामदास किसके समकालीन थे? तो संत रामदास औरंगजेब के समकालीन थे। मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, यानी कि जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। और ये अंतिम शासक था मुगल शासनकाल का। और कब तक था? तो 1857 की जो क्रांति होती है तब तक था। अगला हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर की मृत्यु कब होती है? तो 1862 ईस्वी में होती है। और कहाँ पे? तो रंगून में होती है। मुगल काल में मंत्रिपरिषद तथा जिला यानी कि जिसे जनपद कहा जाता है क्या कहलाता था? तो मंत्रिपरिषद को क्या कहते थे? तो विजारत कहते थे। और जिला यानी कि जनपद को क्या कहते थे? तो जिला या जनपद को सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का क्या कहलाता था? तो सरकारी भूमि को खालसा भूमि के नाम से और सिक्का जो था उसे संसद के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था। तो तांबे के सिक्कों को दाम कहते थे, जो कितने रुपए के बराबर होता था? तो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। मुगल काल की अगर राजकीय भाषा की बात की जाए तो मुगल काल की राजकीय भाषा जो थी वो फारसी थी। बाबर यानी कि बाबर मक्का, बाबुल मक्का कहा जाता था किसे? तो सूरत को बाबुल मक्का के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वह मुगल कालीन शासक जिसे साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था वो कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम जो था इसको साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था। जहांदार शाह था एक मुगल शासक, ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। और ये जहांदार शाह जो था वो अपने शासनकाल में अपने राज दरबार में, ठीक है, एक लंपट मूर्ख, एक लाल कुंवर नाम की, ठीक है, लंपट मूर्ख कहा जाता था। और ये क्या करता था? तो एक लाल कुंवर नाम की बेश्या थी, ठीक है, उसको हस्तक्षेप करने के लिए अपने दरबार में खुली स्वतंत्रता दे रखा था। नेक्स्ट हो जाएगा, मुगल वंश का वह शासक जिसे घृणित कायर की संज्ञा दी गई है तो वो कौन था? तो वो था फर्रुखसियर। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को, ठीक है, मुगल कालीन शासक था मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। नादिर शाह फारस ने दिल्ली पर आक्रमण करता है किसके शासनकाल में? तो 1779 ईस्वी में। और इसी मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण करता है। और इसी मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला हो जाएगा, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तख्ते ताउस को ईरान ले गया था कौन? तो नादिर शाह द्वारा ले गया था। और तख्ते ताउस का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो आपका हो जाएगा शाहजहां द्वारा। तख्ते ताउस पे बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। और शिवाजी का जन्म की अगर बात की जाए तो कब हुआ था शिवाजी का जन्म? तो 1630 ईस्वी में शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के 1627 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1630 ईस्वी गलत दिया हुआ, 1627 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी के पिता की अगर बात की जाए तो इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। और शिवाजी के माता का नाम क्या था? तो वो आपका जीजाबाई हो जाएगा। अगला देखते हैं, शिवाजी के संरक्षक या गुरु कौन थे? तो शिवाजी के संरक्षक या गुरु जो थे वो दादा कोंडदेव थे। और शिवाजी के अगर आध्यात्मिक गुरु की बात की जाए तो वो कौन थे? तो वो रामदास थे। गुरु रामदास जो थे वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट देखेंगे हम, शिवाजी का राजाभिषेक कब हुआ? तो शिवाजी का राजाभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ। और किसके द्वारा किया गया? तो काशी के विद्वान गंगा भट्ट द्वारा किया गया था। और कहाँ पे? तो रायगढ़ के किले में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, कब धारण की? तो 1674 ईस्वी में। रायगढ़ के राजाभिषेक के बाद इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? तो छत्रपति की उपाधि धारण की गई थी। शिवाजी की पैदल सेना जो थी
ठीक है, उसका नाम तथा भूमिकर प्रणाली क्या थी शिवाजी की। तो शिवाजी की जो पैदल सेना थी उसका नाम क्या था, तो उसका पाइक सेना के नाम से जाना जाता था। और शिवाजी की भूमि जो कर प्रणाली थी वो कैसी थी, तो वो आपका रैयतवाड़ी प्रणाली अपनाई गई थी। शिवाजी का मंत्रिपरिषद जो था उसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान में अगर सर्वोच्च पद की बात की जाए तो वो कौन सा, तो वो पेशवा था। चौथ और सरदेश मुखी क्या था, तो चौथ और सरदेश मुखी क्या था, तो यह एक प्रकार का कर था। पुरंदर की संधि कब होती है, तो पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी के बीच हुई। और किसके किसके मध्य होती है, तो शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच होती है। शिवाजी का अंतिम आक्रमण की अगर बात करें तो शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पे होता है, तो वो आपका कर्नाटक हो जाएगा। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था, तो कब किया था, तो शिवाजी 1666 ईस्वी में आगरा में, ठीक है, कैद किया था। क्या हुआ था, शिवाजी 1665 ईस्वी में 1666 ईस्वी में औरंगजेब से मिलने आए थे, औरंगजेब के दरबार में, मुगल दरबार में। और वहां पे उनके साथ, ठीक है, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। जिसके बाद शिवाजी ने औरंगजेब को ललकारा और औरंगजेब ने क्या किया, तो 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर में कैद कर दिया गया। शिवाजी की अगर मृत्यु की बात करें तो शिवाजी की मृत्यु होती है कब, 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, तो शिवाजी का उत्तराधिकारी जो थे वो संभाजी थे। संभाजी की हत्या करवाया गया था किसके द्वारा, तो औरंगजेब द्वारा संभाजी की हत्या करवा दी गई थी। अगला देखेंगे हम, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था। तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा की बात करें तो वो बालाजी विश्वनाथ था। और कब किया गया था, तो 1719 ईस्वी में। 1728 ईस्वी में पालखेड़ा का युद्ध होता है। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था किसको, तो निजामुल मुल्क को पराजित किया था। किसमें, पालखेड़ा के युद्ध में, कब, 1728 ईस्वी में। और बाजीराव प्रथम ने पराजित किया किसको, निजामुल मुल्क को पराजित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था किसने, तो बाजीराव प्रथम ने अपनाया था। और ये कौन सी प्रणाली थी, तो लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है, तो बाजीराव प्रथम को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है, तो नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है, तो अभी तक आपने देखा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो होता है वो कब होता है, तो वो 1761 ईस्वी में होता है। ठीक है, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में होता है। और ये बहुत ही क्या होता है, खतरनाक युद्ध था। जिसमें क्या होता है, तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में होता है। और इसमें मराठा साम्राज्य का पूर्णतः लगभग लगभग पतन के कगार पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, पानीपत का तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसको पराजित किया था, तो मराठों को पराजित किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला अगर प्रथम मराठा सरदार कौन था, तो वो बाजीराव द्वितीय था। बाजीराव प्रथम जितना ही महान शासक था, ठीक है, सेनापति था, पेशवा था, उतना ही बाजीराव द्वितीय सबसे घटिया किस्म का पेशवा था। ठीक है, ये अंतिम पेशवा था, सबसे कमजोर पेशवा था। नेक्स्ट देखेंगे हम, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है, तो 1775 ईस्वी, 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य होता है। और इसमें क्या होती है, तो सालबाई की संधि होती है। कब होती है सालबाई की संधि, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति पे, कब, 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि होती है। सालबाई की संधि हुई तो कब, 17 मई 1782 ईस्वी को। और किसके किसके मध्य, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच हुई। और किसके शासनकाल में, तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। अगला देखते हैं हम, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के मध्य होता है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें अगर तो वो 1817 से 1819 ईस्वी के मध्य होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब होता है तो कौन सी संधि होती है, तो वो आपका बेसिन की संधि होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब होता है तो बेसिन की संधि होती है। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो किसके शासनकाल में, तो बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए, ठीक है, तो क्रमशः किसके शासनकाल में, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हम, जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सवाई राजा जय सिंह के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की जाती है। सवाई राजा जय सिंह ने जंतर मंतर यानी कि खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। तो कहाँ पे करवाया था, तो दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस और मथुरा में करवाया था। ठीक है, कहाँ पे करवाया गया था, तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस और मथुरा हो जाएगा। तो ये आपका था, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हमने 500 क्वेश्चन को कवर किया है।
मध्यकालीन मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो आपका हो जाएगा एंशियंट हिस्ट्री, और उसके बाद बात करें तो मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा। तो प्राचीन इतिहास के हमने लगभग 600 क्वेश्चन को कवर किया। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट में मैंने लगभग 500 क्वेश्चन को मध्यकालीन इतिहास में कवर किया। अब आपका अगला पार्ट होगा आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें हमारी कोशिश रहेगी लगभग 1200 से 1500 क्वेश्चन कवर करने की, क्योंकि वो बहुत एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपको देखते हैं अगले टाइप में।